Now let's take this question. A uniform electric field of 2 kN per coulomb is in x direction. A point charge of 3 microcoulomb initially at rest at origin is released. What is the kinetic energy at x equal to 4 and also calculate V4 minus V0. तो V4 minus V0 से हमसे क्या पूछ रहा है, मतलब डेल्टा V पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है इन दो पॉइंट के बीच में. तो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन. तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या आएगा, हम सबसे पहले तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं. एनर्जी हमेशा कंजर्व होनी चाहिए. अब एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. मतलब पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल मैग्नीट्यूड में होना चाहिए. तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा पी ई का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू डेल्टा के ई मैग्नीट्यूड वाइज. अब पी ई को हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, वो होगी हमारी क्यू डेल्टा वी. ठीक है. अब डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर. हमारी ई की वैल्यू गिवन है 2 किलो न्यूटन पर कूलम, तो वो हो जाएगी माइनस ऑफ इंटीग्रल 2 इंटू 10⁻³ इंटू डी आर. अब आर कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, 0 से लेके 4 तक. तो हम क्या सकते हैं माइनस 2 इंटू 10⁻³ इंटू आर, क्योंकि आर की तो कोई दूसरी टर्म ही नहीं है, ये 4. तो हम लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 10⁻³ इंटू 4 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 8 इंटू 10⁻³ वोल्ट्स, या तो लिख सकते हैं माइनस 8 किलो वोल्ट. अब हम देखते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में जो हमारा पोटेंशियल होगा 0 से लेके 4 तक वो डिक्रीज़ होना चाहिए, जो हम फार्मूला से भी देख सकते हैं. तो हमारा पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है 8 किलो वोल्ट से. तो अभी क्यू डेल्टा वी कितना होगा, हमारे पास क्यू कितना गिवन है 3 माइक्रोकूलम. 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डेल्टा वी हमें मिला 8 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए एट फाइनल पॉइंट, क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे तो वो रेस्ट पे, तो उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 8 इंटू 3 24 माइनस 6 प्लस 3 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 24 इंटू 10⁻³ जूल्स. अब V4 माइनस V0 हमें पूछ रहे हैं. V4 माइनस V0 तो मैंने बताया कि वो डेल्टा V के बराबर होगा, और डेल्टा V हमें क्या मिल गया माइनस 8 किलो वोल्ट. तो ये दो हमारे आंसर हो जाएंगे. तो ये फर्स्ट का आंसर होगा और ये सेकंड का आंसर होगा. नाउ लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. तो हमारे पास जैसे हम फर्स्ट में देख सकते हैं कि कुछ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस गिवन है, तो उसके लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रिसाइड कर रही होगी हमें वो देखना है. तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की फार्मूला कैसे गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन पोजीशन, या बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट. तो हमारे पास चेंज इन पोजीशन कितनी है 10 से लेके 20, लेकिन हमारा जो डेल एक्स होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस को. तो हम अगर इसके परपेंडिकुलर डालें एक, तो परपेंडिकुलर का एंगल कितना होगा 60 डिग्री एंगल होगा. ठीक है. तो हमारे पास डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा, ये अगर 10 है तो ये कितना होगा 10 cos ऑफ 60. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5. लेकिन ये 5 सेंटीमीटर में, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 5 इंटू 10⁻² मीटर होगा. तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड लेना चाहें तो हमें इसका भी मैग्नीट्यूड लेना होगा. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं डेल वी. तो हमारे पास चेंज इन वोल्टेज कितना है 10, तो हमारे पास 10 वोल्ट्स है, और हमारे पास चेंज इन डायरेक्ट पोजीशन कितना है 5 इंटू 10⁻². तो हम इसको क्या बोल सकते हैं 2, तो ये 200. ठीक है. हमारे पास E की वैल्यू क्या आ गई 200 न्यूटन पर कूलम. अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. इक्विपोटेंशियल सरफेस इज
ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फील्ड। ठीक है, तो हमारी फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी, मतलब इस डायरेक्शन में होगी या तो इस डायरेक्शन में होगी। अब हम देख रहे हैं कि 10, 20, 30, तो ये डायरेक्शन में हमारा वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही होगी। तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो हमेशा इंक्रीजिंग डायरेक्शन दिखाना होता है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगी। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, और इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी जो इसके साथ परपेंडिकुलर होगी और एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रही होगी। अब ये तो 60 बना रही है, अगर हम देखें इसको तो हमारे पास कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हमारे पास कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो एक्स एक्सिस के साथ यहाँ 60 बना रही है, तो यहाँ कितना बना रही होगी 120 डिग्री। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये आया और ये डायरेक्शन आई 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट हमें क्या दिए, सर्कुलर सरफेसेस दिए। अब ये सर्कुलर सरफेसेस पैरेलल सरफेसेस की तरह नहीं है कि इस पे हम डायरेक्टली माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स लगा लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 30/-10 इंटू माइनस के साथ तो ये हो जाएगा 3, और अगर सेकेंड और थर्ड के बीच में देखें तो ये हमारे पास 10/10 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब 3 और 1 तो दो अलग अलग कांस्टेंट हैं जिसके लिए वैलिड नहीं है। तो अगर हमें देखना है तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैसी। सर्कुलर सरफेसेस के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइंड है, इट इज़ डिफाइंड एज KQ/R²। ठीक है, अब हमारा चेंज इन पोटेंशियल कैसे डिफाइंड है, वो है इंटीग्रल ऑफ माइनस E.dr। अब dr इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम देख सकते हैं कि हर सरफेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डिफरेंस ऑफ रेडियस ही होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ KQ/R² इंटू dr, एंड r वेरीज फ्रॉम, अगर हम देखें इन दो सरफेसेस के बीच में तो r वेरीज फ्रॉम 10 to 20, और डेल्टा भी हमारा 60 - 30 इज 30 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, KQ/-1/r, और नेगेटिव बाहर का तो कांस्टेंट ही रहेगा, और इसको हम लिख सकते हैं 10 to 20 इज इक्वल टू -KQ/-1/20 प्लस 1/10। तो हम इसको लिख सकते हैं -KQ/20। ठीक है, अब ये 20 जो है वो सेंटीमीटर्स में, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 10⁻², करेंगे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो हमारे पास वैल्यू है 30, तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 इंटू 20 इंटू 10⁻²। हम इसको इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, KQ मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 600 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 6, एंड दैट इज इक्वल टू KQ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइंड है, KQ/R², तो हम क्या लिख सकते हैं 6/R²। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन कैसा होगा, हम देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल है वो बाहर जाने पे डिक्रीज़ हो रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड होगी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज़ होता है। तो ये हो गया हमारे पास 6/R² रेडियली आउटवर्ड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। A non-conducting disk of uniform charge density sigma is placed on the ground with vertical axis। तो हमें दिया क्या है कि एक डिस्क है जिस पे कुछ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, उसका वर्टिकल के साथ एक्सिस है। तो मान लेते हैं कि उसका सेंटर है O और उसका रेडियस है A। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिया है, अ पार्टिकल ऑफ मास m and चार्ज प्लस q is dropped along the axis of the disk from height h with 0 इनिशियल वेलोसिटी। तो मतलब हमें दिया है कि ये यहाँ कोई h डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। ठीक है, और ये पॉइंट पे हमने एक पार्टिकल रखा है जिसका चार्ज q है, मास m है, और उसको 0 इनिशियल वेलोसिटी से ड्रॉप किया गया, मतलब सिर्फ रिलीज़ किया गया।
नेक्स्ट हमें कुछ पार्टिकल की एक कैरेक्टरिस्टिक दी है, Q/m इज इक्वल टू 4ε/g/σ। हमें पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ h इफ द पार्टिकल जस्ट रीचेज द डिस्क। अब जस्ट रीच द डिस्क हो रहा है मतलब इधर इसको आके अगर स्टॉप हो जाना है, तो अगर ये स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे तो इसकी फाइनल वेलोसिटी भी इक्वल टू 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब यहाँ से यहाँ जो इसने काइनेटिक एनर्जी गेन की होगी वो यहाँ से यहाँ में लूज भी कर देगा। तो अभी एनर्जी अगर कंजर्व करनी है हमें, एनर्जी कंजर्व, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशन है, विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशन होगी, वही इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मास m है, इस पर ग्रेविटेशन कुछ g लग रहा होगा और ये h है, तो चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। अब चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, q डेल्टा v। तो हम डेल्टा v कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा v होगा v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब v फाइनल क्या है, ये पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल कैसे डिफाइंड है, √a², क्योंकि h की वैल्यू तो इधर 0 हो जाएगी, माइनस σ/2ε0 इंटू √a² प्लस h², कुछ h डिस्टेंस पे इसलिए माइनस h। ठीक है, तो हम इससे चेंज इन पोटेंशियल देखा। अब चेंज इन पोटेंशियल इंटू चार्ज करेंगे तो हमारे पास चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो उसको हम लिख सकते हैं Q इंटू σ/2ε0 इंटू a माइनस √a² प्लस h² प्लस h। ठीक है, क्योंकि ये माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस h हो जाएगा। तो हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, mgh/q सिग्मा इंटू 2ε0 इज इक्वल टू a प्लस h माइनस √a² प्लस h²। ठीक है, अब mg/q सिग्मा, तो हम इससे क्या देख सकते हैं कि mg/q सिग्मा, इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, mg/q सिग्मा, हम m को इधर लेके गए और q को इधर लेके गए, तो हमारे पास mg/q सिग्मा हो जाएगा 1/4ε0। तो अगर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा 1/4ε0, तो ये होगा h इंटू 2ε0/4ε0, ε0 भी कैंसिल और ये 2 बचेगा, इज इक्वल टू a प्लस h माइनस √a² प्लस h²। तो अब ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, h इज इक्वल टू 2a प्लस 2h माइनस 2√a² प्लस h²। अब ये h तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस h माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 2√a² प्लस h²। अब ये माइनस तो हर जगह से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बन गया, h प्लस 2a इज इक्वल टू √a² प्लस h² और ये होल मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं h प्लस 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a² प्लस h²। अब h प्लस 2a के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, h² प्लस 4ah प्लस 4a² इज इक्वल टू 4a² प्लस 4h²। 4a² कैंसल आउट हो जाएगा, h² यहाँ से कैंसल आउट, तो ये बचेगा 3h², h भी कैंसल आउट, 3h बचा, तो हमारे पास क्या आ गया, 4a इज इक्वल टू 3h आया। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4a/3। Now let's take this question.
3 concentric conducting shells of radii A, B, C are as shown. Charge on shell of radius B is Q. मतलब जो B रेडियस का शेल है उस पर चार्ज हमें कितना गिवन है, Q. नेक्स्ट हमें दिया है इफ की K इज क्लोज्ड फाइंड द चार्जर इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट शेल्स. मतलब अगर हमने जब ये की K क्लोज की तो आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट शेल पे क्या चार्जेस होंगे हमें वो देखना है. एंड सेकेंड रेशियो ऑफ चार्ज डेंसिटी गिवन A:B:C इज 1:2:3. मतलब हमें रेशियो ऑफ रेडिया दे दिया है. सबसे पहले तो रेशियो ऑफ रेडिया दे दिया, ठीक है. अब इनिशियली इन दोनों पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, और जब की K क्लोज करेंगे हम तो भी चार्ज इनका सम इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि जितना इस पे चार्ज इंड्यूस होगा उतना ही नेगेटिव इस पे होना चाहिए. तो मान लेते हैं कि इनर मोस्ट पे कुछ चार्ज Q है और आउटर मोस्ट पे उसकी वजह से माइनस Q चार्ज है. सम इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई हो रहा है. सो लेट्स टेक द सोल्यूशन. सोल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास इनर मोस्ट शेल का जो पोटेंशियल है हम वो लिख लेते हैं. तो इनर मोस्ट शेल का पोटेंशियल क्या होगा, इस शेल पे चार्ज कितनी है प्लस Q और रेडियस है A, तो KQ/A. अब नेक्स्ट B पे है कैपिटल Q और उसका रेडियस B है, तो प्लस KQ/B. सिमिलरली C के लिए हम लिख सकते हैं KQ/C. अब पोटेंशियल ऑफ C क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ C, अब ये आउटर वाला स्फीयर है C, उसके लिए जो अंदर वाले स्फीयर है वो तो इनसाइड वाले स्फीयर है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो A की वजह से जो उस पर पोटेंशियल बन रहा होगा वो होगा KQ/C प्लस KQ/C माइनस KQ/C, क्योंकि C है वो आउटर मोस्ट शेल है और जो ये दोनों हैं वो इनसाइड होंगे. तो हम आफ्टर क्लोजिंग की इक्वेशन देखें, आफ्टर क्लोजिंग तो VA इज इक्वल टू VC हो जाएगा. अब VA इज इक्वल टू VC होने के लिए क्या होना पड़ेगा, KQ/A प्लस KQ/B माइनस KQ/C इज इक्वल टू, अब यहाँ से तो KQ/C तो कैंसल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू KQ/C. अब हम C को क्या लिख सकते हैं, C को 3A लिख सकते हैं और B को हम इज इक्वल टू 2A लिख सकते हैं, क्योंकि रेशियो हमें गिवन है. तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, KQ/A प्लस KQ/2A माइनस KQ/3A इज इक्वल टू KQ/3A. ठीक है. अब इधर से तो A भी कैंसल आउट हो जाएगा और K भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास Q क्या बचा, Q प्लस Q/2 माइनस Q/3 इज इक्वल टू Q/3. तो अगर हम इसे इस साइड ले जाएं तो हम लिख सकते हैं Q माइनस Q/3 इज इक्वल टू Q/3 माइनस Q/2. ठीक है, ये इक्वेशन से हमने ये लिखा. अब नेक्स्ट इससे क्या लिख सकते हैं, 2Q/3 इज इक्वल टू 2Q माइनस 3Q/6 इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस Q/6. ठीक है, तो ये 3 के साथ 6 कैंसिल, तो ये 2 बचेगा, तो Q इज इक्वल टू माइनस Q/4. तो हम इससे देख सकते हैं Q इज इक्वल टू माइनस Q/4, मतलब इनर शेल पे माइनस Q/4 इंड्यूस होगा और आउटर शेल पे प्लस Q/4. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन बन गया, हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन बन गया. अब सेकंड हमें पूछा है कि रेशियो ऑफ चार्ज डेंसिटी. चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A, और इनकी एरिया क्या होगी, तो ये हम लिख सकते हैं कि Q/4πr². ठीक है, तो अभी हम अगर देखें तो चार्ज डेंसिटी ऑफ C बाय चार्ज डेंसिटी ऑफ A, तो इनके लिए Q तो कांस्टेंट है, 4π भी कांस्टेंट रहेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू RA² अपॉन RC². तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फर्दर, RA अपॉन RC का हमें दिया हुआ है कि रेशियो 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1/3² सिग्मा C बाय सिग्मा A. तो हम इसे लिख सकते हैं कि सिग्मा C अपॉन सिग्मा A इज इक्वल टू 1/9. तो हम इससे फर्दर लिख सकते हैं कि सिग्मा A इज इक्वल टू 9 टाइम्स सिग्मा C. मतलब जो चार्ज डेंसिटी ऑन A होगी वो 9 टाइम्स ज़्यादा होगी चार्ज डेंसिटी ऑफ C से.
तो ये हमारे फाइनल रिजल्ट्स हो जाएंगे. नाउ लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. Two isolated metallic spheres of radius r and 2r are charged such that both have same charge density. The spheres are located far away from each other and connected with a thin conducting wire. Find the charge density on the bigger sphere. तो हमें इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो स्फीयर्स हैं, मान लेते हैं एक का रेडियस है r और दूसरे का रेडियस है 2r. अभी इस पे हमने कुछ चार्जेस Q1 दिए और इस पे हमने कुछ चार्जेस Q2 दिए, और Q1 ऐसे दिए कि इसका जो सिग्मा 1 है वो इक्वल टू सिग्मा 2 हो. आफ्टर दिस हमने इन दोनों को एक वायर से ज्वाइन कर दिया और दोनों एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे और वायर से ज्वाइन कर दिया तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0 होगा. अब इस मोमेंट पे जो इस पे चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी सिग्मा 1 प्राइम और इस पे चार्ज डेंसिटी हम मान लेते हैं सिग्मा 2 प्राइम. तो हमें सिग्मा 2 प्राइम की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम सिग्मा 1 और सिग्मा 2 ढूंढते हैं. तो सिग्मा 1 क्या होगा, Q1 अपॉन 4πr², क्योंकि इसका रेडियस है r, और सिग्मा 2 क्या होगा, Q2 अपॉन 4π इंटू 2r². तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 होने के लिए Q1 अपॉन 4πr² इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4π इंटू 4r². ये दोनों को बराबर होना पड़ेगा, तो 4π कैंसिल, r² भी कैंसिल. तो Q1 इज इक्वल टू Q2/4. ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है इनिशियल कंडीशन के लिए. अब जब फाइनली हमने इन दोनों को एक बार कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया तो मान लेते कि ये कुछ चार्ज लूज करता है x और ये कुछ चार्ज गेन करता है x. तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अभी इससे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल छोटे स्फीयर का कितना होगा, k Q1 माइनस एक्स अपॉन r, और बड़े स्फीयर का क्या होगा, k Q2 प्लस एक्स अपॉन 2r. अब ये दोनों को इक्वल होना है क्योंकि कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन किया गया है. तो k कैंसल आउट, r कैंसल आउट. तो हमारे पास क्या बचा, Q1 माइनस एक्स इज इक्वल टू Q2 की वैल्यू हम 4Q1 लिख सकते हैं, 4Q1 प्लस एक्स अपॉन 2. तो 2Q1 माइनस 2x इज इक्वल टू 4Q1 प्लस एक्स. तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, 3x इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बचेगा माइनस 2Q1. तो x इज इक्वल टू माइनस 2Q1/3. ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई. मतलब यहाँ से 2Q1/3 चार्ज ऐड होगा और यहाँ से 2Q1/3 चार्ज सब्ट्रैक्ट होगा. ठीक है, तो अभी फाइनल चार्जेस हम लिख लेते हैं. तो Q1 प्राइम कितना हो जाएगा, 2Q1/3 प्लस Q1, तो हम इसको लिख सकते हैं 5Q1/3. सिमिलरली Q2 डैश क्या होगा, 4Q1 माइनस 2Q1/3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 12 माइनस 2 इज 10. तो ये बचेगा 10Q1/3. तो हमारे Q2 पे नया चार्ज ये है. अब Q2 पे ये नया चार्ज है तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा 2 प्राइम इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4π इंटू 2r². Q2 की वैल्यू क्या आ गई, 10Q1/3 इंटू 4π इंटू 2r². अब Q1 को हम क्या लिख सकते हैं, Q2/4. तो 10 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अभी एक Q2 अपॉन 4π इंटू 2r² क्या हो गया, सिग्मा 2 हो गया हमारा इनिशियल वाला ही. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10/12 सिग्मा 2 इज इक्वल टू 5 सिग्मा 2/6. तो हमारा जो चार्ज डेंसिटी है वो 5/6 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल चार्ज डेंसिटी की. नाउ लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज़ इट्स सेंटर एट ओरिजिन. तो हमें दिया क्या है कि अगर एक स्फीयर है विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर जिसका ओरिजिन पे सेंटर है, मतलब यहाँ एक कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी. ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या दिया है, नेक्स्ट हमें दिया है इट हैज़ 2 स्फेरिकल कैविटीज ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस ईच.
सेंटर ऑफ द कैविटीज आर एट 0,3 सेंटीमीटर एंड 0,-3 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ और यहाँ इसके पास दो स्फेरिकल कैविटी है और इसका रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। इनका सेंटर 0,-3 और 0,3 है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, सॉलिड मटेरियल हैज़ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ 1/π माइक्रो कूलम पर मीटर क्यूब। तो हमें रो दे दिए, रो इज इक्वल टू 1/π माइक्रो कूलम पर मीटर क्यूब। तो माइक्रो की वजह से इंटू 10⁻⁻6 लग जाएगा, वो ध्यान देना है। नेक्स्ट कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द पॉइंट P। मतलब हमें 4,0 पे एक पॉइंट P लिया है जिस पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हमें जो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दी है वो पूरे स्फीयर के लिए दी है। तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगी, 1/π इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब चार्जेस क्या होंगे चार्ज डेंसिटी की वजह से। चार्जेस सबसे पहले जो हमारा पूरा सॉलिड है उसके लिए देख लेते हैं कि अगर चार्जेस क्यू होंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, रो इंटू 4/3 πr³ तो रो की वैल्यू होगी 1/π इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू r³ की वैल्यू r इज़ 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 125 इंटू 10⁻⁻6 क्योंकि सेंटीमीटर की वजह से आएगा 10⁻⁻2 और उसकी वजह से हो जाएगा 10⁻⁻6। तो ये पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास चार्ज क्या आ जाएगी, 125 इंटू 4/3 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो हमारे पास चार्ज आ गई। 125 इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं, 500/3 इंटू 10⁻12। ये हमारे पास चार्ज आ गई इन कूलम। अब ये पूरे पे तो ये चार्ज आ गई। अब कैविटी के लिए चार्ज क्या होगी, तो कैविटी के लिए क्या होगी, तो ये हो जाएगी रो इंटू 4/3 इंटू पाई। आर कितना होगा, 10⁻⁻2 ही सिर्फ, जो 1 सेंटीमीटर रेडियस है इसका क्यूब। तो ये हो जाएगा, रो की वैल्यू है 1/π इंटू 10⁻⁻6 इंटू पाई इंटू 4/3 इंटू 10⁻⁻6। अब पाई के साथ पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू 4/3 इंटू 10⁻12 कूलम। ये एक कैविटी में इतना चार्ज है, मतलब इस कैविटी में चार्ज कितना है, 4/3 इंटू 10⁻12। सिमिलरली इस कैविटी में भी 4/3 इंटू 10⁻12 चार्ज है। नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो हमने क्या देखा कि कैविटी पे कितने चार्जेस है, 4/3 इंटू 10⁻12 और इस बड़े से स्फीयर पे क्या होगा, 500/3 इंटू 10⁻12। तो अभी इस बड़े से स्फीयर की वजह से उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, वी बिग। तो हम बोल सकते हैं कि Q/2R इंटू 3 - x/r का होल स्क्वायर। हमने जो फॉर्मूला देखी थी वो देखी थी K/2R³ इंटू 3r² - x²। ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें से अगर हम जैसे ही r² कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अभी, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q की वैल्यू 500/3 इंटू 10⁻12 अपॉन 2r। r की वैल्यू कितनी है, 5 और वो भी सेंटीमीटर में। अब फर्दर इसमें क्या लिखेंगे, 3 - x की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू कितनी दी है, x की वैल्यू है 4,0। तो हम लिख लेते हैं 4 इंटू 10⁻² अपॉन 5 इंटू 10⁻², हमारा रेडियस, इसका होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से 3 से 9 काट सकते हैं, तो 3 बचेगा। नेक्स्ट 9 - 12 इज़ -3 और -3 + 2 इज़ -1, तो इंटू 10⁻⁻1। अब यहाँ से 3 इंटू 500/10, 3 इंटू 500/10, 10 से यहाँ कैंसिल और ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 15 इंटू ये ब्रैकेट आ जाएगा
3 माइनस 10⁻⁻2 कैंसिल, तो 4/5 का स्क्वायर तो आ जाएगा 16/25। तो ये आ जाएगा 15 इंटू 25 इंटू 3 75 माइनस 16 होल डिवाइड बाय 25। 5 3 जा 5 5 जा 75 माइनस 16 कितना हो जाएगा 59 इंटू 3 डिवाइड बाय 5। तो ये हमारा पोटेंशियल ड्यू टू बिगर स्फीयर हो जाएगा इन वोल्ट्स। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं वी स्मॉल स्फीयर्स की वजह से। स्मॉल स्फीयर्स पहले तो 2 हैं और उनकी वजह से अगर ये 3 डिस्टेंस है और ये 4 डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5। पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 2 इंटू के क्यू बाय आर, तो के इंटू क्यू इस पे कितना है 4/3 इंटू -12 बाय आर की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻2 क्योंकि सेंटीमीटर में। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 डिवाइड बाय 3 इंटू यहाँ 10⁻12 और यहाँ 5 इंटू 10⁻2। ठीक है, अब ये 9 -12 तो -3 -3 + 2 इज़ -1 10⁻⁻1। अब 2 इंटू 9 इंटू 4 डिवाइड बाय 15, तो 9 इंटू 2 18 18 इंटू 4 18 इंटू 4 डिवाइड बाय 15। ठीक है, तो अब हम इस 3 5 से 3 6 से तो ये आएगा 24/5 इज इक्वल टू 24/5 इंटू 1/10। तो हम इसको लिख सकते हैं 24/50। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली लिखेंगे 48/100 दैट इज इक्वल टू 0.48 वोल्ट। अब ये दोनों की वजह से बन रहा है 0.48 वोल्ट। तो हमें वी भी कितना गिवन है 59 इंटू 3/5, तो 59 इंटू 3 कितना होगा 9 इंटू 3 इज़ 27 और 5 इंटू 3 इज़ 15 एंड 2 कैरी 7। तो ये हो जाएगा 177/5। अब 177/5 को अगर हम डिवाइड करें तो 5 इंटू 3 इज़ 15 एंड 27, तो ये आ जाएगा 5 वापस 20, ये आ जाएगा 35.4। तो अब ये बन जाएगा हमारे पास पोटेंशियल एट पी कैसे डिफाइंड है वी बिग माइनस वी स्मॉल, क्योंकि स्मॉल वाली तो कैविटीज़ है तो वो हो जाएगा 35.4 माइनस 0.48, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 34.92। तो हमारे पास पी का पोटेंशियल कितना आ गया 34.92 वोल्ट्स। इसका ये अप्रोक्सीमेट अगर ऑप्शन में दिया हो 35 वोल्ट्स तो वो करेक्ट आंसर होगा। तो 35 वोल्ट्स या 34.92 दोनों ही चलेंगे। अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इन सब के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स थे वो हमने सारे कवर कर लिए। नेक्स्ट आई सजेस्ट यू कि आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक अवेलेबल हो उनमें से इस तरीके के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, सो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के यूज टू रहे। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विथ इलेक्ट्रिक डायपोल, सो स्टे ट्यून्ड टिल दैट।